बीजेपी और कांग्रेस में जारी सियासत के बीच फेसबुक का बयान, कहा दुनिया भर में हमारी पॉलिसी एक जैसी है। नीतियां लागू करते वक्त पार्टियों की हैसियत और नेता नहीं देखते हम। जम्मू कश्मीर में 4 दिन में दूसरा बड़ा हमला, बारामूला में सीआरपीएफ पुलिस टीम पर हमले में 3 जवान शहीद। हमला करने वाले 2 दहशतगर्दों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। देश में 24 घंटे में कोरोना के करीब 58,000 केस, संक्रमितों की कुल संख्या 26 लाख के ऊपर। बिहार में 6 सितंबर तक लॉकडाउन बढ़ा, जारी हुए नए दिशा निर्देश। नीट और जी परीक्षा पर बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोरोना के कारण सब कुछ रोका नहीं जा सकता। तय समय पर होंगे एग्जाम्स, छात्रों का भविष्य दांव पर तो नहीं लगा सकते। और 9 महीने बाद भारत नेपाल के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बात। भारत की मदद से चल रही परियोजनाओं पर हुई चर्चा। नेपाली पीएम ओली के बयानों से दोनों देशों के बीच संबंधों में आई खटास। नहीं रहे पंडित जसराज, शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक पंडित जसराज का 90 साल की उम्र में अमेरिका के न्यू जर्सी में निधन। शोक में डूबा संगीत जगत। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं राजश्री आपके साथ और आज सबसे बड़ी खबरों में बात सोशल मीडिया की करेंगे। फेसबुक एक बार फिर से समस्याओं में घिरा है और इस बार अमेरिका में नहीं बल्कि भारत में उसको लेकर विवाद जारी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने भारत में सत्ताधारी दल के नेताओं पर नरमी दिखाने के आरोपों पर अपनी सफाई दी है। इसके पहले फेसबुक की एक उच्च अधिकारी ने एफआईआर भी दर्ज कराई और उनका कहना था कि बहुत सारी उनको धमकियां मिल रही हैं और तरह तरह के पोस्ट उनको मिल रहे हैं और इसके मद्देनज़र उनकी सुरक्षा को डर है और इसलिए उन्होंने एक एफआईआर भी दर्ज कराई। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो फेसबुक अब तक किस तरह के विवादों में रहा है और क्यों ये पूरा हंगामा मचा हुआ है, हम आपके सामने ये रखेंगे। सोशल मीडिया किस कदर हमारे और आपके जीवन ही नहीं बल्कि विचारों पर हावी हो चुका है, हमारे आपके जीवन के तमाम अंगों पर हावी है, सियासत पर भी हावी है। कैसे ये इस वक्त के इस लड़ाई से आप देख सकते हैं और इस पूरी खबर को आपके सामने हम रखेंगे। साथ ही कांग्रेस ने कुछ जो मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दिया है और उन रिपोर्ट्स के आधार पर जिस तरह से उसने सरकार पर आरोप लगाया है, उस पर सरकार ने कैसे कांग्रेस पर पलटवार किया है, पूरे विवाद की जड़ में आखिर क्या कुछ है, ये सब कुछ आज होगा देश की बात में। देश की बात में आज हम बात करेंगे हेट स्पीच की और इसके खिलाफ और इसके सफाई में आने वाली पोस्ट की। तमाम खबरों के साथ साथ हम उस सियासत की भी बात करेंगे जो ज़मीन पर देखने को मिल रही है और आपको हम लिए चलेंगे बिहार भी, जहां पर बाढ़ से हर व्यक्ति परेशान है लेकिन सरकार सो रही है। सरकार की मदद अभी तक इन बाढ़ पीड़ितों तक नहीं पहुंची है। हालांकि लालू यादव के बेटे ने सियासत अपनी बाढ़ पीड़ितों से ही शुरू की है और किस तरह से जाकर उन्होंने अपना बताया है परिचय कि मैं लालू का बेटा हूं, आपकी मदद करने आया हूं। लालू क्या इस बार भी बिहार के चुनावों में मुख्य भूमिका निभा सकते हैं, कम से कम अपने नाम से, हम देखेंगे। उधर जेडीयू नेता और नीतीश सरकार में मंत्री रहे श्याम रजक ने आरजेडी में जिस तरह से वापसी की है और आरजेडी से बर्खास्त 3 विधायकों ने जेडीयू का दामन यूं थामा है, ऐसा लगने लगा है कि बिहार में बहुत कुछ बदलने वाला है। इधर के लोग उधर जाने वाले हैं, उधर के लोग इधर आने वाले हैं। जीतन राम मांझी, जिनकी हम पार्टी का एक साथ सा लग रहा था, एक दूसरे के साथ आने के आसार दिख रहे थे असदुद्दीन ओवैसी के साथ, अब जीतन राम मांझी के इशारों को यदि समझें तो वो नीतीश का हाथ थाम सकते हैं। इस बीच चिराग पासवान बिल्कुल आग बबूला हैं और चिराग पासवान बार बार नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं। किस लिए ये हो रहा है और क्या इससे एलजेपी को कोई शक्ति मिल पाएगी बिहार में, हम ये भी आपके सामने आज रखेंगे। बिहार की पूरी सियासत पर एक ख़ास नज़र
आज देश की बात में। बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश की भी बात करेंगे, जहां पर कांग्रेस हमलावर है योगी आदित्यनाथ सरकार पर, और जिस तरह से पिछले 24 घंटे के अंदर कई ऐसी खबरें आई जिसमें ये सामने आया कि किस तरह से महिलाएं और लड़कियां हैं यहाँ सुरक्षित हैं। बलात्कार की खबरें आई। इसको लेकर प्रियंका गांधी ने आज ज़बरदस्त हमला किया योगी आदित्यनाथ पर। योगी आदित्यनाथ की सरकार के ऊपर जो ये हमला हुआ है उसके जवाब में क्या कहा है बीजेपी ने, हम आपके सामने ये भी रखेंगे। उधर सचिन पायलट की बगावत से जो चिंगारी उठी थी वो बुझी ज़रूर दिख रही है, लेकिन ऐसा भविष्य में दोबारा न हो इसके लिए सोनिया गांधी ने अहमद पटेल, केसी वेणुगोपाल और अजय माकन को नई जिम्मेदारी सौंपी है। अजय माकन जो बहुत दिनों से ठंडे बस्ते में चल रहे थे, हाशिए पर चल रहे थे, एक बार फिर से मेन स्ट्रीम में आए हैं कांग्रेस की पॉलिटिक्स में। तो किस तरह से अजय माकन की भूमिका बढ़ेगी और सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच पैचअप कराने के कौन से रास्ते निकाले जाएंगे, आज देश की बात में हम आपके सामने ये भी रखेंगे। उधर जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल एक बार फिर से शुरू होती हुई नजर आ रही है। एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने तय किया है कि उपराज्यपाल के सलाहकार बोर्ड में ऐसे लोगों को शामिल किया जाए जो पूरी तरह से राजनीतिक पृष्ठभूमि के हों और राज्य से ही आते हों। ऐसे में कोशिश ये की जा रही है कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियों को इसके लिए तैयार किया जाए कि उनके नेता ये जिम्मेदारी उठाने को तैयार हो जाएं, ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर सियासत की जो ज़मीन है वो तैयार की जा सके। उपराज्यपाल की अगुवाई में ये सलाहकार बिल्कुल मंत्रिपरिषद की तरह ही काम करने वाले हैं, और एक तरह से ये एक आप ये समझ सकते हैं कि नई शुरुआत होगी, जहां पर तमाम ऐसे नेता जो चुनाव तो जीत चुके थे लेकिन अभी तक सरकार से बाहर ही दिख रहे थे, उन्हें सरकार में आने का मौका मिल जाएगा। और एक ये बड़ा चारा कहा जा सकता है इन दोनों ही बड़ी पार्टियों के लिए। क्या इनके प्रतिक्रियाएं हैं इस पूरे विचार पर, हम आपके सामने ये भी रखेंगे। और इसके अलावा इससे फ़ायदा क्या होगा जम्मू कश्मीर का, ये भी समझने की कोशिश हम करेंगे। उधर देश में कोरोना की रफ्तार जो है वो तेज़ी से बढ़ती जा रही है। राहत की बात हालांकि ये है कि रिकवरी रेट में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, जो कि इस बात की उम्मीद, इस बात की ताकीद कर रहा है कि आने वाले समय में हम इसे हरा देंगे। लेकिन अभी तक स्थिति काफ़ी गंभीर ही दिख रही है, और इस गंभीरता को आप यूँ समझ सकते हैं कि लगभग 26 लाख से ऊपर भारत में कोरोना के मरीज हो चुके हैं। तो आप समझिए कि क्या स्थिति है, और इसकी सबसे भयानक मार बिहार में हो रही है, और इसीलिए बिहार ने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। 6 सितंबर तक अब लॉकडाउन वहाँ रहेगा। उधर सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए नीट और जी मेन प्रवेश परीक्षाओं को टालने की याचिका खारिज की है, और इसके साथ ही क्या कहा है अदालत ने, हम आपके सामने ये भी आज रखेंगे। इन तमाम खबरों के साथ साथ भारत और नेपाल के बीच जो बातचीत का दौर शुरू हुआ है उसकी भी समीक्षा आपके सामने होगी, और इस बातचीत में किन बातों पर जोर दिया गया है इसकी पूरी तफसील आपके सामने होगी। इन तमाम खबरों के साथ साथ पंडित जसराज को याद करेंगे, जिन्होंने आज अंतिम सांस ली। पंडित जसराज संगीत की दुनिया का एक ऐसा नाम जिसके गले में राग रागनी नहीं बल्कि माँ सरस्वती खुद विराजती थी। उनको विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए आज के देश की बात को शुरू करते हैं। देश में फेसबुक और व्हाट्सएप पर कंट्रोल मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ चुकी है। कांग्रेस ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देकर इस मामले की जांच संयुक्त संसदीय कमेटी यानी जेपीसी से कराने की मांग की है। अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में फेसबुक द्वारा भारत में सत्तारूढ़ दल के नेताओं पर घृणा भाषण संबंधी नियमों को लागू करने में लापरवाही का दावा किए जाने के बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। वहीं इस मामले में अब सोशल मीडिया साइट फेसबुक का बयान भी सामने आया है। फेसबुक ने कहा है कि वो ऐसे भाषण और कंटेंट को प्रतिबंधित करता है या उन पर रोक लगाता है जो हिंसा को उकसाते हैं।
नीतियों को वैश्विक स्तर पर लागू करते समय ये नहीं देखा जाता कि पोस्ट किस राजनीतिक स्थिति या पार्टी से संबंधित है। हालांकि हम जानते हैं कि इस पर रोक लगाने के लिए अभी काफी कुछ करना बाकी है। फेसबुक ने कहा कि निष्पक्षता और सटीकता निश्चित करने के लिए इस प्रक्रिया का नियमित ऑडिट होता रहता है। वैसे ये पहला मामला नहीं है जब फेसबुक को लेकर इस तरह के सवाल खड़े हुए हैं। इससे पहले भी फेसबुक कई बार सवालों के घेरे में आया है और कई बार तो मार्क जकरबर्ग को अब अदालत में जाकर अपनी सफाई देनी पड़ी है। अमेरिका का वो पूरा मामला हम सभी को याद है जब डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद फेसबुक पर यह आरोप लगा था कि उसने ट्रंप को सहायता की थी। भारत में सत्ताधारी दल के नेताओं पर नरमी दिखाने के आरोपों पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने सफाई दी है। फेसबुक के प्रवक्ता ने कहा है कि ये प्लेटफॉर्म नफरत या हिंसा फैलाने वाले पोस्ट को लेकर नियमों की अनदेखी कभी नहीं करता। इसके लिए दुनिया भर में एक ही मापदंड लागू है, जिससे किसी भी राजनीतिक दल या अन्य संस्थान या फिर उससे जुड़े व्यक्ति को कोई छूट नहीं दी जाती है। आप अपनी कमियां नहीं देखते बल्कि इल्जाम तराशी करते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप के बारे में उनके प्रवक्ता जवाब देंगे, लेकिन मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी से आज कांग्रेस का कार्यकर्ता रूठा है, देश की जनता रूठी है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व को कांग्रेस स्वीकार नहीं कर रही, उनके कार्यकर्ता नहीं मान रहे, फिर वो अपनी कमियों को कभी भारतीय जनता पार्टी पर, कभी फेसबुक पर, कभी ट्विटर पर, कभी व्हाट्सएप पर जिम्मेदारी डालते हैं। फेसबुक ने अपने बयान में कहा है, हम हिंसा को उकसाने वाले हेट स्पीच और कंटेंट को प्रतिबंधित करते हैं। हम ये देखे बिना इन नीतियों को दुनिया भर में लागू करते हैं कि किसी की क्या राजनीतिक हैसियत है या वो किस दल से जुड़ा हुआ है। हम निष्पक्षता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए नियमों को और धारदार बना रहे हैं। साथ ही हम अपनी प्रक्रिया की नियमित रूप से ऑडिटिंग भी करते रहते हैं। फेसबुक की तरफ से ये सफाई उस वक्त आई है जब अमेरिकी अखबार में छपी रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। इसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया, बीजेपी और आरएसएस भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप को नियंत्रित करते हैं। वो इसके माध्यम से फर्जी खबरें और नफरत फैलाते हैं और इसका इस्तेमाल मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए करते हैं। आखिरकार अमेरिकी मीडिया फेसबुक के बारे में सच्चाई के साथ सामने आया है। राहुल गांधी के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस को जवाब देते हुए कहा कि वो कहते रहते हैं कि पूरी दुनिया बीजेपी आरएसएस से नियंत्रित है। चुनाव से पहले डाटा को हथियार बनाते हुए आप रंगे हाथ पकड़े गए थे। कैम्ब्रिज एनालिटिका, फेसबुक से आपका गठजोड़ पकड़ा गया। ऐसे लोग आज बेशर्मी से सवाल खड़े करते हैं। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फेसबुक ने बीजेपी नेताओं की हेट स्पीच वाली पोस्ट के खिलाफ एक्शन लेने में जानबूझकर कोताही बरती। अखबार का कहना है कि फेसबुक ने विस्तृत योजना के तहत बीजेपी और कट्टरपंथी हिंदुओं का पक्ष लिया। रिपोर्ट्स में बीजेपी के विधायक टी राजा सिंह के एक पोस्टर का हवाला दिया गया था, जिसमें कथित रूप से अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की वकालत की गई थी। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद कांग्रेस ने केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी को निशाने पर लिया। ये मुद्दा इतना गर्म हो चुका है कि अब एक संसदीय समिति की तरफ से जांच की बात की जा रही है। केरल से कांग्रेस के सांसद और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के चेयरमैन शशि थरूर ने कहा है कि वो इस मुद्दे को देखेंगे और निश्चित रूप से जिनका नाम आया है उनसे जवाब मांगा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। तो भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के करीब 28 करोड़ उपभोक्ता हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक है। भारत के अलावा अमेरिका में 19 करोड़ और इंडोनेशिया में फेसबुक के 13 करोड़ उपभोक्ता हैं। फेसबुक के ब्राजील में 12 करोड़ और मेक्सिको में 8 करोड़ 60 लाख यूजर है। और इसी से आप समझ सकते हैं कि फेसबुक की जो पहुंच है, जो ताकत है, वो कितनी ज़्यादा है। और शायद यही वजह है कि इस पर हंगामा भी बचा है। हेट स्पीच को लेकर निष्पक्षता पर घिरे फेसबुक का मामला अब पुलिस के पास भी पहुंच गया है। फेसबुक इंडिया, साउथ एंड सेंट्रल एशिया के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर अंकी दास ने दिल्ली की साइबर सेल यूनिट में शिकायत दर्ज कराई है। अंकी का कहना है कि कई लोगों ने उन्हें ऑनलाइन जान से मारने की धमकी दी है। वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि उसे फेसबुक इंडिया के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर अंकी दास की शिकायत मिली है और इस मामले में जांच शुरू हो चुकी है। तो फेसबुक और व्हाट्सएप पर इस हंगामे के दौरान बिहार में एक नए तरह का हंगामा दिख रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। नेताओं के दल बदल का दौर शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में कभी नीतीश कुमार की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे श्याम रजक ने
आरजेडी का दामन थाम लिया है। श्याम रजक कभी जेडीयू के करीबियों में शुमार थे, लेकिन कुछ समय से वो राजनीति में हाशिए पर आ गए थे। नीतीश कुमार से बढ़ती दूरी के बाद अपना राजनीतिक करियर बचाए रखने के लिए श्याम रजक ने आरजेडी में जाना ही बेहतर समझा। उधर आरजेडी से बर्खास्त किए गए 3 विधायकों के जेडीयू में जाने की चर्चा है। माना जा रहा है कि जल्द ही जेडीयू में उनकी एंट्री हो सकती है। इस बीच जीतन राम मांझी ने भी ये इशारा दिया है कि वो जेडीयू में या नीतीश कुमार के साथ जा सकते हैं। करीब 10 साल बाद श्याम रजक की घर वापसी की तेजस्वी यादव की मौजूदगी में उन्होंने आरजेडी की सदस्यता ली। इस मौके पर श्याम रजक ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला। कहा, नीतीश सिर्फ अफसरों की सुनते हैं। पार्टी के कई मंत्री, विधायक और जनप्रतिनिधि उनके इस रवैये से खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। आगे आगे देखिए जेडीयू में क्या होता है। श्याम रजक ने कहा कि उन्होंने नीतीश कुमार के साथ रहकर 10 साल बर्बाद कर दिए, लेकिन अब वो एक बार फिर सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। जेडीयू ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में श्याम रजक को बर्खास्त कर दिया था। विचारों की लड़ाई रही है। जिस तरह विचार हमारा रहा है, उस विचारों का भैया दोहन हो रहा था, उत्पीड़न हो रहा था, अत्याचार हो रहा था। और उस अत्याचार के खिलाफ मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कई बार बताने का काम किया, लेकिन उनके कान में कोई जू ढूंढने का काम नहीं किया। जो अफसर कहता है वही वो करते हैं। आज भी वहाँ कई मंत्री, कई एमएलए, कई जनप्रतिनिधि अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। आगे आगे देखिए क्या होता है हाल। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी नीतीश सरकार पर निशाना साधा। कहा, बिहार में अफसरशाही हावी है, कोरोना में पूरा सिस्टम ढह गया है, बिहार बाढ़ से डूब रहा है और नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी की पड़ी है। जिस प्रकार से सरकार चल रही है उसमें जनप्रतिनिधियों का कोई महत्व नहीं रह गया, कोई सम्मान और इज्जत नहीं रह गया। पूरी तरीके से बिहार में अफसरशाही लागू हो चुकी है। कोरोना महामारी में जिस प्रकार से पूरा सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो गया, स्वास्थ्य महकमा जो है भ्रष्ट हो गया, आपदा विभाग जो है भ्रष्ट हो गया, बाढ़ से डूब रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री जनता के बीच ना जाकर के अपनी राजनीति जो है वो सेकने का काम कर रहे हैं। किसी जमाने में लालू प्रसाद यादव के बेहद खास रहे श्याम रजक साल 2009 में जेडीयू में शामिल हो गए थे, लेकिन उपचुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा। साल 2010 में वो फिर से जेडीयू के कोटे से विधायक बने और मंत्री बने, लेकिन 2015 में महागठबंधन की सरकार बनने पर उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। इसके बाद श्याम रजक और नीतीश कुमार में दूरियां बढ़ने लगी। जब इस बात की चर्चा ने जोर पकड़ लिया कि इस बार जेडीयू उनका टिकट काट सकती है, तो फिर श्याम रजक के पास कोई और विकल्प नहीं बचा। बिहार में राजनीति लगातार रंग बदल रही है। श्याम रजक ने आरजेडी का दामन थाम लिया, तो आरजेडी से निकाले गए 3 विधायक जल्द ही जेडीयू में भी शामिल होने जा रहे हैं। उधर माना ये भी जा रहा है कि जल्द ही आरजेडी की अगुवाई वाले महागठबंधन का साथ छोड़कर जीतन राम मांझी एक बार फिर एनडीए में शामिल हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान सुर्खियों में आ गए हैं। इन दिनों चिराग एक ऐसे नेता के रूप में दिख रहे हैं जिन्हें लुभाने के लिए उनके सहयोगी से ज्यादा विपक्षी दलों के नेता बयान दे रहे हैं। इसके पीछे वजह यह है कि चिराग पासवान महत्वाकांक्षी होते जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक एनडीए गठबंधन में होने वाले सीट बंटवारे में जहां चिराग 40 से अधिक सीटों पर दावा ठोक रहे हैं, वहीं डिप्टी सीएम के पद पर भी उनकी नजर है। उधर बीजेपी और जेडीयू दोनों ही एलजेपी को इतना भाव नहीं देना चाहते कि बाद में उनकी मुश्किल ही बढ़ जाए। लिहाजा उन्होंने चिराग पासवान के एनडीए में रहने या न रहने का फैसला उन्हीं पर छोड़ दिया है। इसके पीछे एक और अहम वजह हम के मुखिया जीतन राम मांझी का एनडीए की ओर होता झुकाव भी दिख रहा है। ऐसे में अब विपक्ष को चिराग पासवान के खेमे में उजियारा करने वाले चिराग दिखाई दे रहे हैं। आरजेडी उन्हें अपने पाले में खींचकर जहां एनडीए को झटका देना चाहती है, वहीं जीतन राम मांझी की भरपाई भी करना चाहती है। आरजेडी की राह विधानसभा चुनाव में काफी मुश्किल है। पार्टी के पास जनता के बीच गहरी पैंट बनाने वाला लालू यादव जैसा कोई चेहरा नहीं है। तेजस्वी यादव आरजेडी को लेकर आगे जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन उनमें भी लालू जैसा राजनीतिक दमखम दिखाई नहीं दिया है। शहमाद की सियासत में तेजस्वी का तजुर्बा काफी कम है।
ऐसे में आरजेडी के लिए चुनौतियां काफी बड़ी है और इन्हीं चुनौतियों से पार पाने के लिए आरजेडी की नजर चिराग पासवान पर है। तेजस्वी कई बार कह चुके हैं कि अगर चिराग पासवान को सामाजिक न्याय की वास्तविक लड़ाई लड़नी है तो उन्हें महागठबंधन के साथ आना चाहिए। आरजेडी चिराग पासवान को अपनी ओर मिलाने के लिए ललायत है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जेडीयू और बीजेपी जैसे हैवी वेट के बीच एलजेपी के लिए काफी कम जगह बचती है। एनडीए में इस बात पर जोर है कि चुनाव में बीजेपी को ज्यादा सीटें आएगी या जेडीयू को। दोनों दल चाहते हैं कि उनके ज्यादा विधायक हो। सीट बंटवारे में भी दोनों दल एलजेपी पर भारी पड़ेंगे। एलजेपी समझ रही है कि यहाँ उसकी दाल गलना मुश्किल हो सकती है और समझौता करने पर विधानसभा चुनाव में काफी कम सीटें मिलने का डर है। सूत्रों के अनुसार चिराग पासवान 42 सीटों के अलावा उप मुख्यमंत्री की कुर्सी भी चाहते हैं। ऐसी स्थिति में न बीजेपी न जेडीयू ये चाहेंगे कि राज्य की राजनीति में चिराग का कद बढ़े। लिहाजा दोनों ही पार्टियों ने एनडीए में बने रहने का फैसला चिराग पासवान पर छोड़ दिया है। अब रामविलास पासवान और चिराग पासवान को तय करना है कि वो एनडीए में बने रहेंगे या विपक्षी दलों के साथ जाकर उनके खेमे को मजबूती देंगे। रामविलास पासवान राजनीति के मौसम वैज्ञानिक माने जाते हैं। जिस भी पार्टी की सरकार होती है वो उनके साथ ही जाते हैं, लेकिन इस बार उनके बेटे चिराग पासवान ने विरोध का झंडा बुलंद किया है। ऐसे में सबकी नजरें आने वाले दिनों में बिहार में होने वाले राजनीतिक घटनाक्रम पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर राजस्थान सरकार के विश्वास मत प्रस्ताव के ध्वनि मत से पारित होने के बाद कांग्रेस की सरकार बच तो गई, लेकिन चिंताएं खत्म नहीं हुई हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने हाथ भी मिला लिया है। अब कांग्रेस की अगली योजना सचिन पायलट के आत्मसम्मान की रक्षा करना और अशोक गहलोत के आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचने देने की है। कांग्रेस के लिए ये काम काफ़ी मुश्किल है क्योंकि दोनों ही नेता एक दूसरे के धुर विरोधी हैं और ये साबित हो चुका है। इसीलिए पार्टी ने जिम्मेदारी 3 वरिष्ठ और विश्वसनीय नेताओं को सौंपी है। अहमद पटेल, केसी वेणुगोपाल और अजय माकन का सारा ध्यान सीएम गहलोत और पायलट का दिल मिलाने की कोशिशों पर टिक गया है। राजस्थान में डैमेज कंट्रोल को केंद्र में रखकर ही 3 सदस्यों की समिति बनाई गई है। सचिन पायलट की भले ही घर वापसी हो गई हो, भले ही अशोक गहलोत की सरकार से संकट खत्म हो गया हो, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने कांग्रेस को बड़ी सीख दी है। यही वजह है कि अब कांग्रेस राजस्थान में नए सिरे से शुरुआत करना चाहती है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 3 वरिष्ठ नेताओं की समिति बनाकर उन्हें राजस्थान में सब कुछ ठीक करने की जिम्मेदारी सौंपी है। इस समिति की सिफारिशों पर गौर करके ही सोनिया अगला कदम उठाएंगी। पहले कदम के तौर पर राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे को बदलकर अजय माकन को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अविनाश पांडे के कामकाज के तरीकों को लेकर सचिन पायलट को काफी शिकायतें थी। सूत्रों के मुताबिक अशोक गहलोत के सामने अविनाश पांडे बहुत निष्पक्ष नहीं हो पाते थे। इसके समानांतर अजय माकन युवा हैं, राहुल गांधी के भरोसेमंद हैं, केसी वेणुगोपाल पार्टी के संगठन महासचिव हैं, उन्हें भी गांधी परिवार का भरोसा हासिल है। वहीं अहमद पटेल अभी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार हुआ करते थे। पार्टी में उनकी एक अलग धाक है। पटेल राजनीतिक प्रबंधन कला में निपुण माने जाते हैं। अहमद पटेल का सचिन पायलट से जहां अच्छा रिश्ता है, वहीं अशोक गहलोत के साथ भी समीकरण ठीक है। कांग्रेस मानकर चल रही है कि आने वाले समय में सब ठीक हो जाएगा। कांग्रेस को जितनी जरूरत अशोक गहलोत और उनके अनुभव की है, उतनी ही बड़ी जरूरत युवा और ऊर्जा से भरे सचिन पायलट की भी है। पायलट को कांग्रेस भविष्य का नेता मानती है। हालांकि डैमेज कंट्रोल के लिए काफी कुछ किया जाना बाकी है। इसके लिए जहां अशोक गहलोत को अपनी महत्वाकांक्षाओं पर लगाम लगानी होगी, तो वहीं सचिन पायलट को भी धैर्य रखकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर दोनों नेताओं में से एक भी इधर उधर हुआ तो एक बार फिर कांग्रेस संकट में पड़ जाएगी। ऐसी स्थिति दोबारा न आए, इसके लिए पार्टी ने 3 धुरंधरों अजय माकन, केसी वेणुगोपाल और अहमद पटेल को मोर्चे पर लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पद पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा की नियुक्ति के बाद अब मोदी सरकार की इच्छाएं बढ़ने लगी हैं, कहा जाए महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी हैं। मोदी सरकार चाहती है कि नए सलाहकारों की अब तैनाती हो, हालांकि राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग हों न कि नौकरशाह। मोदी सरकार की कोशिश ये है कि केंद्र शासित प्रदेश में लंबित विकास परियोजनाओं को जल्द से जल्द शुरू किया जाए और राजनीतिक गतिविधियों की बहाली के लिए अनुकूल माहौल बने। बीजेपी सरकार चाहती है कि राजनीतिक गतिविधियों की जल्द बहाली के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी नेताओं सहित सभी से बात की जाए। मोदी सरकार ये भी चाहती है कि एलजी मनोज सिन्हा राजनीतिक अनुभव वाले उन लोगों को बतौर सलाहकार नियुक्त करें जो दूर दराज के इलाकों की यात्रा करके लोगों से बातचीत कर सके और उनके मुद्दों को सीधे तौर पर बेहतर ढंग से समझ सकें।
इसके लिए पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत दूसरे दलों के नेताओं को सलाहकार बनाने की योजना पर आगे बढ़ा जा रहा है। हालांकि योजना कितनी सफल होगी ये बातचीत पर ही निर्भर होगा। जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 से आजाद हुए 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और केंद्र सरकार की कोशिश अब यहां राजनीतिक गतिविधियों को दोबारा शुरू करने की है। इसी योजना पर आगे बढ़ते हुए केंद्र ने ब्यूरोक्रेट गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी रहे मनोज सिन्हा को उपराज्यपाल बनवाकर जम्मू कश्मीर भेजा। माना जा रहा है कि मनोज सिन्हा को भेजने के पीछे मोदी सरकार का मकसद राज्य में एक नया प्रयोग करने की है। ये चुनाव के बाद होने वाले सरकार गठन से पहले ही जनता और राजनीतिक दलों को सरकार का एहसास कराना है। सूत्रों के मुताबिक उपराज्यपाल मनोज सिन्हा 10 से भी ज्यादा राजनीतिक सलाहकार नियुक्त करेंगे। खास बात यह है कि इन राजनीतिक सलाहकारों में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत राज्य में सक्रिय दूसरे सियासी दलों के नेताओं को शामिल करने की कवायद की जा रही है। कहने को तो ये सभी उपराज्यपाल के राजनीतिक सलाहकार होंगे, लेकिन असल में ये सभी एक मंत्रिमंडल के रूप में काम करेंगे, जिनमें सभी सलाहकार अपने अपने विभागों की जिम्मेदारी संभालेंगे। बतौर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की असली चुनौती सभी राजनीतिक दलों को इसके लिए तैयार करने की होगी। सूत्रों के मुताबिक विधानसभा चुनाव कराने से पहले जम्मू कश्मीर में सीटों के परिसीमन का काम जारी है। इस बीच राजनीतिक प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू करने के प्रयास हो रहे हैं ताकि विधानसभा चुनाव के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया जा सके। नए रूप रंग में सलाहकारों की नियुक्ति की कोशिश को इसी रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि ये प्रयोग न सिर्फ फिर उपराज्यपाल को केंद्र सरकार या बीजेपी के प्रतिनिधि होने की छवि से बाहर निकालेगा, बल्कि ऐसा करने से जनता और राजनीतिक दलों के बीच विश्वास पैदा होगा। कौन कौन से राजनीतिक दल इसके लिए तैयार होते हैं, इस वक्त ये सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन अगर वो इस जिम्मेदारी से भागेंगे तो फिर उनके लिए भी सवाल उठाना आसान नहीं होगा। सूत्रों के अनुसार सभी विभाग के अधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त राजनीतिक सलाहकारों के दिशा निर्देशों के अनुसार काम करेंगे। पूरी रिपोर्टिंग उपराज्यपाल को होगी, यानी ये सिस्टम एक तरह से लोकतांत्रिक सरकार की तरह काम करेगा। फिलहाल जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल के सभी 4 सलाहकार रिटायर्ड आईएएस और आईपीएस अधिकारी है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के करीरी इलाके में आतंकियों ने सीआरपीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम पर फायरिंग की। इस आतंकी हमले में 3 जवान शहीद हो गए। सीआरपीएफ के 2 जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक स्पेशल ऑफिसर इस हमले में शहीद हो गया। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें 2 दहशतगर्दों को मार गिराने में सफलता मिली। मारे गए आतंकियों के पास से AK-47 बरामद की गई। 4 दिन में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमले की दूसरी घटना है। 14 अगस्त को नौगाम में आतंकियों ने फायरिंग की, जिसमें 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। उधर कोरोना महामारी से जूझती दुनिया में रोजमर्रा की कामकाज फिर से पटरी पर लौटने लगी है। देश में भी लोगों ने इस महामारी के साथ जीना अब सीख लिया है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि अगस्त के आखिरी हफ्ते या सितंबर के पहले हफ्ते में संसद के मानसून सत्र का आयोजन किया जा सकता है। हालांकि कोविड-19 प्रोटोकॉल को देखते हुए संसद में पहली बार नई प्रक्रियाओं को अपनाया जाएगा। इनमें शारीरिक दूरी का पालन सुनिश्चित करने के नियम भी होंगे और साथ ही बैठने की व्यवस्था में बदलाव सहित कई सुरक्षात्मक कदम उठाए जाएंगे। कैसे होगी इस बार के संसद की रूपरेखा, खासकर संसद में प्रवेश की रूपरेखा, आप देखिए। राज्यसभा सचिवालय के मुताबिक सत्र के दौरान राज्यसभा और लोकसभा सदस्य दोनों हॉल और गैलरी में बैठेंगे। भारतीय संसद के इतिहास में 1952 के बाद पहली बार होगा जब इस तरह की व्यवस्था की जाएगी। 60 सदस्य राज्यसभा चैम्बर में और 51 दीर्घाओं में बैठेंगे। बाकी 132 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था लोकसभा चैम्बर में की जाएगी। बैठने की ऐसी ही व्यवस्था करने में लोकसभा सचिवालय भी जुटा हुआ है। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के बीच 17 जुलाई को हुई बैठक में संसद सत्र के आयोजन को लेकर विभिन्न विकल्पों पर विचार के बाद दोनों सदनों के चैम्बर और दीर्घाओं के इस्तेमाल का निर्णय लिया गया। वेंकैया नायडू ने अधिकारियों को आदेश दिया था कि अगस्त के तीसरे सप्ताह तक सत्र की तैयारी पूरी कर ली जाए। उस वक्त टेस्टिंग, रिहर्सल और अंतिम निरीक्षण किया जाएगा। निर्धारित समय में कई अतिरिक्त चीजों को सुनिश्चित करने के लिए तेजी से काम चल रहा है।
जिसके अंतर्गत सदन में 4 बड़ी डिस्प्ले स्क्रीन, 4 दीर्घाओं में 6 छोटी स्क्रीन और ऑडियो कंसोल लगाया जा रहा है। अल्ट्रावायलेट कीटाणुनाशक रेडिएशन का प्रयोग भी किया जा रहा है। इतिहास में पहली बार दोनों सदनों को जोड़ा जा रहा है। इसके लिए ऑडियो विजुअल सिग्नल के प्रसारण के लिए दोनों सदनों को जोड़ने वाले विशेष केबल लगाई जा रही है। कुर्सियों के बीच पॉलीकार्बोनेट शीट की व्यवस्था होगी। शारीरिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए सांसदों के बैठने के स्थान पर भी परिवर्तन किया जाएगा। राज्यसभा कक्ष में प्रधानमंत्री, सदन के नेता, विपक्ष के नेता और अन्य दलों के नेताओं के लिए सीटें निर्धारित की जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और एच.डी. देवेगौड़ा के अतिरिक्त रामविलास पासवान और रामदास अठावले भी यहाँ बैठेंगे। वहीं जो राज्यसभा के सदस्य नहीं हैं, वो मंत्री सत्ताधारी दल के लिए निर्धारित सीटों पर बैठेंगे। दोनों सदनों में एक साथ संसदीय काम होता है। हालांकि सूत्रों के अनुसार इस बार असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए एक सदन सुबह और दूसरा शाम को बैठेगा। संसद के अंतिम बजट सत्र को कोरोना संकट के कारण समय से पहले 23 मार्च को स्थगित कर दिया गया था। परंपरा है कि संसद के सत्र को पिछले सत्र के 6 महीने बीतने से पहले बुलाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट। तब आपको बताते हैं कि कोरोना के आंकड़े आखिर भारत में कहां तक पहुंच गए हैं। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज तेजी से ठीक हो रहे हैं, ये एक अच्छी खबर है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक 57,584 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि इस दौरान संक्रमण के 57,982 मामले सामने आए और 941 लोगों की मौत की खबर है। कोरोना से रिकवरी रेट 72.51% हो चुकी है और मृत्यु दर लगातार घटते हुए 1.93% है। अब तक कोरोना के 3 करोड़ से ज्यादा सैंपल की जांच हो चुकी है। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 57,982 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 941 लोगों की मौत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 26,50,000 के करीब पहुंच गई है। इनमें से 6,76,900 सक्रिय मामले हैं, जबकि अब तक 50,921 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अच्छे नतीजे भी मिल रहे हैं। देश में 18 जून को कोरोना से मृत्यु दर 3.33% थी, जो अब गिरकर 1.93% हो गई है। ये दुनिया में सबसे कम है। देश में रिकवरी रेट भी बढ़कर 72.51% हो गया है। वर्तमान में ठीक हुए लोगों की संख्या सक्रिय मामलों की तुलना में 12 लाख से ज्यादा है। देश में कोरोना टेस्ट की संख्या 3 करोड़ को पार कर गई है। ICMR के मुताबिक 16 अगस्त तक कुल 3,41,400 नमूनों की जाँच हो चुकी है। दुनिया में सबसे अधिक अमेरिका में अब तक 54,03,213 मामले और 1,70,052 मौतें दर्ज हुई है। वहीं 33,40,197 केस और 1,07,852 मौतों के साथ ब्राजील दूसरे नंबर पर है। कोरोना संक्रमण के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। बिहार में अब 6 सितंबर तक लॉकडाउन रहेगा। इससे पहले प्रदेश सरकार ने 30 जुलाई से 16 अगस्त तक लॉकडाउन जारी रखने का फैसला लिया था। इसकी मियाद रविवार को खत्म हो गई थी। लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही बिहार में स्कूल, कॉलेज अभी बंद रहेंगे। धार्मिक स्थलों को भी बंद रखने का फैसला लिया गया है। कारोबारी गतिविधियों में थोड़ी छूट दी गई है। रात का कर्फ्यू अभी भी जारी रहेगा। लेकिन कोरोना लॉकडाउन खुलने के बाद बेरोजगारी दर में तेज गिरावट दर्ज की गई है। अब एक बार फिर से वैसे ये बढ़ती दिखाई पड़ रही है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक इस समय देश में बेरोजगारी दर 7.93% हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी ज्यादा है। आंकड़ों के अनुसार इस समय शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी दर 9.65% और ग्रामीण इलाकों में 7.13% है। शहरों में जुलाई के अंत तक बेरोजगारी दर 10% के करीब थी, जिसमें कुछ कमी आई है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर एक बार घटकर ये दोबारा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इन आंकड़ों के मुताबिक राजधानी दिल्ली में बेरोजगारी दर 20.3% तक पहुँच गयी है, यानी यहाँ पर हर 5वें व्यक्ति को नौकरी की तलाश है। तो वहीं हरियाणा में ये दर 24.5% है, यानी यहाँ लगभग हर चौथे व्यक्ति को नौकरी की तलाश है। पंजाब में भी 10.4% लोगों के पास नौकरी नहीं है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की जुलाई के आंकड़े के मुताबिक
बिहार में बेरोजगारी दर 12.2%, तो उत्तर प्रदेश में 5.5% है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 9% है, गोवा में 17.1%, गुजरात में 1.9%, हिमाचल प्रदेश में 18.6% और जम्मू कश्मीर में 11.2% है। झारखंड में 8.8%, पश्चिम बंगाल में 6.8%, मध्य प्रदेश में 3.6%, महाराष्ट्र में बेरोजगारी दर 4.4% है। केंद्र सरकार का कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय भी लोगों को स्किल करने और रोजगार उपलब्ध कराने में प्रयास कर रहा है, लेकिन CMIE के आंकड़ों से इसका तालमेल बैठता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक अपने तमाम केंद्रों के जरिए लाखों युवाओं को कुशल बनाया जा रहा है। जन शिक्षण संस्थान योजना के तहत 2019 से 20 में 4.10 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। इसी तरह कृषि क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 3,42,000 लोगों को विशेष कृषि के तरीके सिखाए गए हैं। देश में ITI संस्थानों की संख्या लगभग 15,000 तक पहुँच गयी है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए नीट और जी मेन प्रवेश परीक्षाओं को टालने की याचिका खारिज कर दी है। जी मेन का आयोजन 1 से 6 सितंबर, जबकि नीट परीक्षा का आयोजन 13 सितंबर को तय शेड्यूल के हिसाब से ही होगा। और जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस BR गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि जिंदगी को ऐसे रोका तो नहीं जा सकता, हमें सुरक्षा उपायों के साथ आगे बढ़ना होगा। छात्रों का भविष्य हम दांव पर नहीं लगा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें नीट और JEE परीक्षा के आयोजन को चुनौती दी गई थी और कहा गया था कि कोरोना के मद्देनजर परीक्षा स्थगित कर दी जानी चाहिए। सर्वोच्च अदालत ने अर्जी खारिज करते हुए पूछा कि क्या कोरोना के कारण देश में सब कुछ रोक दिया जाए? क्या छात्रों का साल यूं ही खराब होने दिया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर नीट और JEE की प्रस्तावित परीक्षा को चुनौती दी गई थी। देश के अलग अलग राज्यों के 11 छात्रों ने अर्जी दाखिल कर कोरोना के मद्देनजर नीट और JEE परीक्षा को स्थगित करने की गुहार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में कहा गया कि देश भर में कोरोना महामारी फैली हुई है, इस स्थिति में नीट और JEE का आयोजन ना हो। याचिका में ये भी कहा गया कि जब CBSE और ICSE की परीक्षा टाली जा सकती है तो JEE और नीट क्यों नहीं? हम इन परीक्षाओं को अनिश्चित काल के लिए टालने की मांग नहीं कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा हालात में टालना ही विकल्प है। याचिका के विरोध में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर निर्धारित शेड्यूल के हिसाब से परीक्षाएं होती हैं तो हमारी ओर से सभी सुरक्षा उपाय किए जाएंगे और इसकी पूरी तैयारी भी कर ली गई है। दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये छात्रों के भविष्य का सवाल है, उसे दांव पर नहीं लगाया जा सकता। JEE की परीक्षा 1 से 6 सितंबर के बीच होने वाली है, जबकि नीट की परीक्षा 16 सितंबर को आयोजित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर सुप्रीम कोर्ट ने वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ 11 साल पुराने स्वतः संज्ञान अवमानना मामले में विचार करने के लिए बड़े सवाल तय किए हैं, जिसमें उन्होंने 2009 में एक पत्रिका को दिए एक साक्षात्कार में आरोप लगाया था कि भारत के 16 मुख्य न्यायाधीशों में से कम आधे भ्रष्ट हैं। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस BR गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि हम इस मामले में निम्न सवाल उठा रहे हैं जिनका व्यापक असर होगा। ये सवाल हैं, यदि न्यायाधीशों के भ्रष्टाचार को लेकर सार्वजनिक बयान दिए जा सकते हैं तो उन्हें किन परिस्थितियों में दिया जा सकता है? वर्तमान और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के संबंध में ऐसे आरोप लगाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए? धवन के पीठ से कहा गया है कि भ्रष्टाचार का आरोप लगाना अवमानना नहीं होगा और आरोपों के संदर्भ और परिस्थितियों पर गौर करना होगा। धवन ने कहा कि हम फैसले के खिलाफ प्रशांत भूषण अब रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे। साथ में उन्होंने मामले को बड़े बेंच के सामने रखने की बात रखी है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों के बकाया AGR की रकम पर सुनवाई की है। समायोजित सकल राजस्व यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू या AGR मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या रिलायंस जियो को आरकॉम से स्पेक्ट्रम साझा करने पर राजस्व अर्जित करने पर देय के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से आरकॉम के AGR बकाया वसूलने पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए कहा है। सरकार ने कोर्ट को बताया है कि वो AGR बकाया की वसूली के लिए कोर्ट के किसी भी निर्णय का समर्थन करेगी। जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई में
3 जजों की बेंच ने शुक्रवार को सरकार, रिलायंस, जियो और आरकॉम के रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स से पूछा कि ज़रूरी दस्तावेजों की मांग हम कर रहे हैं ताकि ये पता चल सके कि आरकॉम के बकाया एजीआर का भुगतान कौन करेगा। पिछली सुनवाई में दूरसंचार विभाग ने अदालत को बताया था कि राष्ट्र के स्वामित्व वाले स्पेक्ट्रम को बेचा नहीं जा सकता है। स्पेक्ट्रम आईबीसी कार्यवाही के अधीन नहीं किया जा सकता है। टेलीकॉम के पास स्पेक्ट्रम नहीं है, अनुबंध केवल इसके उपयोग की अनुमति देता है। सीमा विवाद और बयानबाजी के बीच भारत और नेपाल 9 महीने बाद पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक में शामिल हुए। इसमें भारत की ओर से नेपाल में शुरू होने वाले और चलाए जा रहे प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की गई। एक दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात भी की थी और उन्हें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी थी। भारत में नेपाल के राजदूत नीलांबर आचार्य ने भी सोमवार को भगवान राम और बुद्ध के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच पैदा हुए मनमुटाव को तूल न देने की बात कही थी। ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि बीते दिनों नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहा था कि भगवान राम नेपाल के हैं। वहीं भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के भगवान बुद्ध को भारतीय कहे जाने पर नेपाली विदेश मंत्री ने आपत्ति जताई थी। कई मुद्दों पर भारत और नेपाल में जारी तल्खी के बीच दोनों देशों के बीच करीब 9 महीने बाद बैठक हुई। दोनों देशों ने भारत नेपाल ज्वाइंट ओवरसाइट मैकेनिज्म के तहत बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में भारत की फंडिंग से नेपाल में चल रही विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई। हालांकि बैठक में नेपाल के नए नक्शे या सीमा विवाद पर कोई बातचीत नहीं हुई। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में भारत की तरफ से नेपाल में राजदूत विनय मोना क्वात्रा ने हिस्सा लिया, जबकि नेपाल के विदेश सचिव शंकर दास बैरागी ने अपने देश का प्रतिनिधित्व किया। क्वात्रा और बैरागी भारत नेपाल ज्वाइंट ओवरसाइट मैकेनिज्म के संयुक्त अध्यक्ष हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई को उत्तराखंड के धारचूला को लिपुलेख दर्रे से जोड़ने वाले सामरिक रूप से महत्वपूर्ण 80 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन किया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच रिश्तों में तनाव पैदा हो गया। नेपाल ने इसका विरोध करते हुए दावा किया कि ये सड़क उसके क्षेत्र से होकर गुजरती है। इसके कुछ समय बाद नेपाल ने एक नया राजनीतिक नक्शा भी जारी किया, जिसमें लिपुलेख, कालापानी और लिम्पिया धूरा को उसके क्षेत्र में दिखाया गया। भारत ने इसे अस्वीकार्य बताते हुए कहा कि नेपाल का इन इलाकों पर दावा बिल्कुल आधारहीन है। माना गया कि भारत चीन में जारी तनाव के बीच ड्रैगन के दबाव में आकर नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली ने ये कदम उठाया है। भारत के साथ रिश्ते खराब करने में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की खास भूमिका रही है, जिन्होंने भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या तक को नकली बता दिया था। बाद में गौतम बुद्ध के मुद्दे पर भी विवाद हुआ, जब भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन्हें भारत के सबसे बड़े चर्चित आदर्शों में से एक बताया। वहीं इस पर नेपाल ने कहा कि गौतम बुद्ध भारत के नहीं नेपाल के थे। ओली के ऐसे ही तमाम भड़काऊ बयानों से दोनों देशों के रिश्ते निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।